गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो मैं आज आपको बताऊंगा फ्रोजन सीमन की थाइंग किस तरह से करते हैं। फ्रोजन सीमन की थाइंग उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। कि सबसे पहले तो स्ट्रा देखते हैं कि स्ट्रा फ्रोजन सीमन होता है, उसकी स्ट्रा किस तरह की होती है। स्ट्रा जानते हो आप? इसमें सीमन भरा जाता है, इस तरह की होती है वो स्ट्रा। ठीक है। तो एआई करने के लिए सीमन के स्ट्रा को लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर से बाहर निकालना, थाइंग करना, गन में लोड करना आदि महत्वपूर्ण काम है। इन थाइंग करते हैं तब स्ट्रा को लिक्विड नाइट्रोजन से बाहर निकालते हैं कंटेनर जार से, उसके बाद उसकी थाइंग करते हैं, उसके बाद फिर उसको गन में लोड करते हैं। जिन्हें कुशलता के साथ पूरा किया जाना जरूरी है, कुशलता पूर्वक उसको आसानी से किया जाना जरूरी है। स्ट्रा में सीमन ठंडा या फ्रोजन होता है। स्ट्रा में सीमन कैसा होता है? ठंडा होता है और फ्रोजन यानी जमा हुआ होता है। उसमें भी स्पर्म शांत अवस्था में होते हैं। जो शुक्राणु होते हैं उसमें स्पर्म में सीमन में वो कैसे होते हैं? शांत अवस्था में होते हैं। एआई में उपयोग में लेने के लिए सीमन का द्रवीकरण या पिघलना या थाइंग जरूरी है ताकि स्पर्म वापस गतिशील हो सके। इसीलिए थाइंग करते हैं, इसीलिए करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो स्पर्म होते हैं वो जमे हुए होते हैं, वो गतिशील हो सके, इसलिए उसकी थाइंग करते हैं। सीमन स्ट्रा क्रायोजेनिक जार में लिक्विड नाइट्रोजन भरे गॉबलेट में सुरक्षित रहती है। सीमन स्ट्रा क्रायोजेनिक जार जो जार होता है उसमें लिक्विड नाइट्रोजन में भरे गॉबलेट में सुरक्षित रहती है, जिसका तापमान -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है उसका? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पर स्पर्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत कम रखी जाती है। जो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है वो बहुत कम रखी जाती है। और पुनः एक्टिव करने के लिए -196 डिग्री सेंटीग्रेड से +37 डिग्री सेंटीग्रेड करना पड़ता है। जो पुनः उसको एक्टिव करते हैं, पहले तो कितने पर रहते हैं? -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और फिर एक्टिव करेंगे तो कितने में लाएंगे? +37 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाते हैं उसको। ऐसा थाइंग से होता है। कब होता है? थाइंग करते हैं तब जाके। यह काम फुर्ती से होना बहुत जरूरी है, ये काम बहुत फुर्ती से होना चाहिए। इसके लिए टेम्परेचर फुर्ती से नियमित बढ़ना चाहिए। जो उसका टेम्परेचर है वो जल्दी बढ़ना चाहिए। और स्ट्रा की पूरी लंबाई में मिलने वाले टेम्परेचर में समानता होनी चाहिए। जो स्ट्रा होती है उसकी पूरी लंबाई होती है, उसमें मिलने वाला जो टेम्परेचर होता है वो पूरा समान होता है। जैसे कि ये स्ट्रा है तो इसका पूरा टेम्परेचर यहां से लेकर के यहां तक का पूरा टेम्परेचर एक होना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर स्पर्म गर्मी के कारण के उतार चढ़ाव के शौक सहन नहीं कर पाते और मर जाते हैं। ऐसा नहीं होगा तो गर्मी का उतार चढ़ाव होता है, उससे उसमें शौक आ जाता है तो स्पर्म मर जाते हैं। भैंसों के लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड तथा गायों के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पानी में सीमन की थाइंग करना बेहतर जरूरी है। भैंसों में तो कितने करते हैं? 35 डिग्री, और गायों में 37 डिग्री टेम्परेचर पानी होना चाहिए। फ्रेंच मिनी स्ट्रा की थाइंग कम तथा फ्रेंच मीडियम स्ट्रा की थोड़े अधिक टेम्परेचर पर की जाती है। अब ये भी देख लो, फ्रेंच मिनी स्ट्रा होती है उसकी थोड़ा कम, और फ्रेंच मीडियम स्ट्रा की थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है। थाइंग के बाद सीमन का टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर, गन और वेजाइना का टेम्परेचर को ध्यान में रखा जाता है। किस किस के टेम्परेचर देखा जाता है? सीमन का टेम्परेचर, वातावरण का टेम्परेचर और गन का टेम्परेचर करके उसकी यही करते हैं, फिर थाइंग करते हैं, जो कि 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। जो कितना रहता है? 5 से 10 सेंटीग्रेड के बीच। स्पर्म को शॉक से बचने के लिए टेम्परेचर बदलाव नियमित रूप से बढ़ती हुई स्थिति में होना चाहिए। स्पर्म का शॉक से बचाने के लिए टेम्परेचर क्या हो? बदलाव के लिए बढ़ती हुई स्थिति में होना चाहिए उसका टेम्परेचर, यानी कि कम हो।
क्रायो जार के कोवलेट में रखी स्ट्रा का टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्रायोकेन कंटेनर के मुंह के नीचे गर्दन पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो जार होता है, जैसे कि ये जार है तो इसका गर्दन का मुंह है, तो यहाँ कितना होगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ये जार में। तो थाइंग के लिए पानी का टेम्परेचर +35 से +37 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। जो जिस टाइम पे थाइंग करते हैं उस टाइम पे उसका पानी का टेम्परेचर कितना रखते हैं, 35 से 37 डिग्री प्लस में रखा जाता है। सीमन के बाद, थाइंग के बाद सीमन का टेम्परेचर +5 से +10 सेंटीग्रेड के बीच रहता है। थाइंग के बाद इसका टेम्परेचर कितना रहता है, +5 से +10 सेंटीग्रेड के बीच। तथा गाय भैंसों की वेजाइना का टेम्परेचर +37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो गाय भैंस होती है उनकी वेजाइना का टेम्परेचर कितना होता है, +37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऐसी परिस्थिति में थाइंग के समय सीमन +50 डिग्री सेंटीग्रेड से वेजाइना की टेम्परेचर +37 डिग्री सेंटीग्रेड तक धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ढंग से बढ़े तो स्पर्म को कोई नुकसान नहीं होता। अगर धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़े तो स्पर्म को कोई नुकसान नहीं होता। यदि तेज गर्म पानी में स्ट्रा को ज्यादा समय तक रखा जाए तो शुरू में स्पर्म का टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। यानी कि उसका पानी भी नॉर्मल होना चाहिए, ये नहीं कि हाई टेम्परेचर हो, उससे नहीं तो एकदम उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर स्टील की बनी एआई गन का टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, कितना होता है स्टील की का 5 से 7 सेंटीग्रेड, और हो तो स्ट्रा को गन में लोड करते समय भी शॉक लग जाता है। स्ट्रा को उस टाइम पे गन में लोड करते उस टाइम पे भी शॉक लग जाता है और स्पर्म मर सकते हैं। इसीलिए उचित तरीके सही समय पर सही टेम्परेचर पर थाइंग किया जाना जरूरी है। यानी कि सही समय पर सही टेम्परेचर पर उसकी थाइंग करना जरूरी है। ये नहीं कि ऊपर नीचे कर दिया, नहीं तो स्पर्म को शॉक लग जाएगा और मर जाएंगे। थाइंग के बाद एआई गन के टेम्परेचर पर अक्सर टेक्नीशियन ध्यान नहीं देता। थाइंग के बाद एआई गन के टेम्परेचर पर भी ध्यान नहीं देते टेक्नीशियन। तेज धूप में पड़ी गन को अचानक ही प्रयोग में लेते हैं तो उचित नहीं है, जो वो उचित नहीं है। यदि गर्मियों में तेज धूप में पड़ी गन का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो तो ऐसी स्थिति में थाइंग सही टेम्परेचर करने के बावजूद स्ट्रा को तेज गरम गन में लोड करने पर सीमन का टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी कि बाहर रखी हुई टेम्परेचर गन होती है उसका टेम्परेचर कितना होता है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, और उसमें जब अपन स्ट्रा लोड करते हैं उस टाइम पे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और उससे स्पर्म मर जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार थाइंग के बाद सीमन का टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके बाद गन का टेम्परेचर 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तथा इसके बाद वेजाइना का टेम्परेचर 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के क्रम की स्थिति गर्भाधान के लिए उपयुक्त है। ये टेम्परेचर देख लेना चाहिए। कौन कौन सा टेम्परेचर है? सीमन का टेम्परेचर कितना होता है, 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। एआई गन को होता है 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और वेजाइना को होता है 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये जरूरी है देखना। अब देखते हैं स्ट्रा थाइंग विधि कैसे करते हैं। स्ट्रा थाइंग विधि वो भी देख लो। स्ट्रा में सीमन को तरल बनाना तथा एआई के लिए उपयोग में लेने के लिए सारी तैयारी रखी जाइए। लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर का ढक्कन खोलने से पहले सारी तैयारी सुनिश्चित कर ले। थाइंग के बाद फ्रोजन स्पर्म ज्यादा समय तक जीवित व एक्टिव नहीं रहते हैं। थाइंग के बाद फ्रोजन स्पर्म ज्यादा समय तक जीवित और एक्टिव नहीं रह सकते और न ही वापस स्टोर किए जा सकते हैं, वापस स्टोर भी नहीं किया जा सकते। एक बार कंटेनर से फ्रोजन सीमन स्ट्रा बाहर निकाल लें तथा थाइंग के बाद जितना जल्दी संभव हो सके उससे उपयोग में लेना चाहिए, और जितना जल्दी संभव हो उसे उपयोग में ले लेना चाहिए थाइंग करने के बाद में।
कंटेनर का ढक्कन खोलने से पहले यह तय कर ले कि कौन सी ब्रीड के कौन से बुल का सीमन प्रयोग में लेना है। थाइंग करने की विधि है कि कंटेनर का ढक्कन खोलने से पहले यह सोच लेना चाहिए कौन सी ब्रीड का और कौन से बुल का सीमन लेना है, तथा वह सीमन स्ट्रा कौन से गॉबलेट में है तथा कौन से कैनिस्टर में रखी है। इन सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कंटेनर का ढक्कन खोलने तथा जरूरत वाला कैनिस्टर को घुमाकर कंटेनर की गर्दन तक उठाए, लेकिन स्ट्रा भरे गॉबलेट को जहां तक संभव हो नीचे लेवल तक रहने दें। कैनिस्टर को लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर की गर्दन में जमी बर्फ की सीमा से ऊपर नहीं लाए। तो कंटेनर की गर्दन होती है उसमें वहां तक बर्फ जमी होती है, उससे ऊपर उसके नहीं लाना चाहिए। किसको? कैनिस्टर को। जहां का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गर्दन का टेम्परेचर कितना होता है? जैसे ये गर्दन, इसका टेम्परेचर कितना होता है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कैनिस्टर को उतनी ऊंचाई तक ही उठाए कि फोर्सेप्स से स्ट्रा को पकड़कर बाहर निकाल सके। उतनी ऊंचाई तक उठाओ जिससे कि स्ट्रा को फोर्सेप्स से पकड़ के बाहर निकाल सके। यानी कैनिस्टर के जार के गर्दन शुरू होने वाले भाग से ऊपर नहीं लाए। इसके ऊपर का भाग डेंजर जोन कहलाता है। अगर इससे ऊपर आ गई तो इसका भाग क्या कहलाएगा? डेंजर जोन, जिसमें स्पर्म, सीमन के स्पर्म मर जाते हैं। जैसे क्या होता है कि जो सीमन के स्पर्म होते हैं वो मर जाते हैं। ऊपर उठाई हुई कैनिस्टर के गॉबलेट में से फोर्सेप्स से स्ट्रा को पकड़े। जो कैनिस्टर में जो स्ट्रा होती है उसको फोर्सेप्स से पकड़े। लगभग 8 इंच लंबी फोर्सेप को प्रयोग में लेने से पहले ही ठंडी करे और कैनिस्टर का ढक्कन खोलने पर अंदर से निकलने वाली लिक्विड नाइट्रोजन की वाफ से फोर्सेप के सिरों को ठंडा करे। जो जिस टाइम पे जार का ढक्कन खोलते हैं उस टाइम जो गैस निकलती है लिक्विड नाइट्रोजन, उससे फोर्सेप के जो हिस्से होते हैं उनको ठंडा कर ले। ध्यान रखे कभी भी हाथ से स्ट्रा बाहर नहीं निकाले। कभी भी स्ट्रा को हाथ से बाहर नहीं निकाले। विशेषज्ञों के अनुसार गॉबलेट में से स्ट्रा बाहर निकालने के बाद एक क्षण के लिए हवा में हिलाए, फिर थाइंग के लिए पानी में डालना चाहिए। इससे स्ट्रा पर लगी एक्स्ट्रा लिक्विड नाइट्रोजन हट जाती है। जो स्ट्रा पर लगी हुई एक्स्ट्रा लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है वो हट जाती है। अन्यथा इससे स्ट्रा टूट सकती है। जैसे कि ये स्ट्रा, इस पे लिक्विड नाइट्रोजन लगी होती है, उसको ऐसे झटका लेना चाहिए, नहीं तो ये स्ट्रा टूट जाएगी। या थाइंग के लिए रखे कांच के बीकर के पानी के संपर्क में आते ही बीकर टूट सकता है। पानी साफ और ताजा होना चाहिए। फोल्ड कंडीशन में पानी का टेम्परेचर 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 5 सेकंड से 1 मिनट के लिए थाइंग उपयुक्त माना जाता है। 5 सेकंड से 1 मिनट के लिए थाइंग का उपयुक्त माना गया है। फ्रेंच मीडियम स्ट्रा को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 सेकंड तक करते हैं तथा फ्रेंच मिनी स्ट्रा को 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 सेकंड के लिए पानी में रखा जाता है। देख लो अलग अलग है। फ्रेंच मीडियम स्ट्रा को कितने पे? 37 डिग्री पे, और फ्रेंच मिनी को 30 डिग्री पे। कितने समय तक? 30 सेकंड तक पानी का टेम्परेचर ज्यादा तथा ज्यादा समय तक रखने से स्पर्म मरने की संभावना रहती है। इससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए। अगर ज्यादा रहा तो स्पर्म की मरने की संभावना ज्यादा रहती है। स्ट्रा पानी में डूबी हुई रहनी चाहिए। और कुछ टेक्नीशियनों का यह मानना है कि यह आदत एआई प्रोग्राम को सफल बनाने की दिशा विपरीत है। हल्के से टेम्परेचर के से कम ज्यादा होने से स्पर्म की मोर्टालिटी पर काफी असर पड़ता है। इसीलिए हमेशा केमिकल थर्मामीटर प्रयोग में ले। इसीलिए हमेशा क्या लेना चाहिए? केमिकल थर्मामीटर प्रयोग में ले। अब देखो ये स्ट्रा है, जार से निकाली, जैसे कि ये जार है, इसमें से स्ट्रा निकाली। निकालने के बाद इसको थोड़ा झटका ले। झटकाने के बाद में इसको पानी में डाल दो। डाल दी, उसके 1 से 30 तक गिन लो। गिनने के बाद इसको निकाल लो। निकालने के बाद में इसको थोड़ा साफ कर लो।
एक साफ टिश्यू पेपर होता है, साफ कपड़े से इसको साफ कर लेना चाहिए। इसके बाद में ऊपर होता है बबल, इंसेमिनेटर सिरा, और नीचे होता है फैक्ट्री सिरा। काटते कैसे? सीधा काटते, ना कि तिरछा। तिरछा नहीं काटना है, ओनली सीधा सीधा काटना है। और जो फैक्ट्री सिरा सिरा होता है, ये फैक्ट्री सिरा, यहां से इसको लोड कर देते हैं गन से, इसको यहां से लोड कर देते हैं। उसके बाद में फिर उसको इंसेमिनेशन सिरा से ये बाहर आ जाता है। अब देखते हैं कि फिर एआई गन कैसे तैयार करते हैं, कि एआई गन कैसे तैयार करते हैं। एआई करते समय उसके सारे सामान उपकरण आदि तैयार रखे होने चाहिए। जिस टाइम पे एआई करते हैं उस टाइम पे उसके सारे सामान और उपकरण तैयार रहने चाहिए। क्रायोगेन कंटेनर में से एक्स्ट्रा निकालने से पहले थाइंग की सामग्री, उस टाइम में क्रायोगेन जार होता है उससे एक्स्ट्रा बाहर निकालते हैं, उस टाइम पे थाइंग की सामग्री, एआई गन, शीट, फोर्सेप, कैंची, साफ कपड़े का टुकड़ा, केमिकल थर्मामीटर आदि तैयार रखे होने चाहिए। ये सभी सामान होना चाहिए। कंटेनर से सीमन एक्स्ट्रा निकालने के बाद जितना जल्दी हो सके एआई के उपयोग में ले लेना चाहिए। कि कंटेनर से सीमन एक्स्ट्रा निकालने के बाद जितना जल्दी हो सके उतना एआई में उपयोग में ले लेना चाहिए। इसके लिए 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, कि 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। थाइंग के बाद एक्स्ट्रा को पानी से बाहर निकालने के बाद उसके ऊपर लगा हुआ सारा पानी टिश्यू पेपर या साफ कपड़े के टुकड़े या नैपकिन टॉवल आदि से पोंछ लेना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रा को खड़ी अवस्था में रखे, जैसे कि ये एक्स्ट्रा है इसको खड़ी अवस्था में रखे, ना कि तिरछी अवस्था में, खड़ी अवस्था में रखे, जिससे फैक्ट्री सील नीचे और लेबोरेटरी सील ऊपर की ओर हो सके। फैक्ट्री सील तो नीचे और लेबोरेटरी सील ऊपर की ओर हो सके। इस सिरे को लोडिंग एंड कहते हैं। फैक्ट्री सील वाले सिरे को अंगुली व अंगूठे के बीच हल्का दबाकर 2-3 बार घुमाए ताकि अंदर वाले प्लेग ढीले हो जाए और एआई के दौरान आसानी से आगे बढ़ सके। जो फैक्ट्री सील होता है उसको अंगुली से दबा लेना चाहिए, जिससे कि वो बाहर ऊपर नीचे हो जाए और वो एआई गन के समय आसानी से आगे बढ़े। सीमन एक्स्ट्रा के सीमन भरते समय हवा या एयर बबल छोड़ा जाता है। जिस टाइम में सीमन एक्स्ट्रा में सीमन भरा जाता है उस टाइम में हल्का सा एयर बबल छोड़ा जाता है यहाँ। ऐसा इस समय एक्स्ट्रा का अंगुली से हल्की मार करते हुए एयर बबल को लेबोरेटरी सील के पास ले जाए। लेबोरेटरी सील होती है उसके पास में ये एयर बबल ले जाना चाहिए। ऐसा करना जरूरी होता है क्योंकि एयर बबल वाली खाली जगह से ही एक्स्ट्रा को काटा जाता है। जो एयर बबल वाली खाली जगह होती है यहाँ पे, यहाँ से इसको एक्स्ट्रा को यहाँ से काटा जाता है। इससे सीमन का नुकसान नहीं होता और एआई के दौरान सीमन लगातार आगे बढ़ जाता है। इस टाइम एआई के लिए कोई दिक्कत नहीं आती और सीमन आगे बढ़ता जाता है। एआई गन तैयार रखे। गन के अंदर वाले प्लेंजर को लगभग 6 इंच बाहर खींचे। जो प्लेंजर होता है उसको बाहर खींचे और बैरल के ऊपर वाले भाग पर एक्स्ट्रा डाले। जो बैरल होती है उसके ऊपर वाले भाग पर एक्स्ट्रा डाले, जैसे कि ऐसे डाल दो, ठीक है। एक्स्ट्रा डालने के बाद बैरल को अंगुली से हल्का हिलाए, अंदर की हवा बाहर निकाल लेनी चाहिए। एक्स्ट्रा को लोडिंग एंड यानी फैक्ट्री सील वाले सिरे से अंदर डाले। जो फैक्ट्री सील होती है यहाँ से एक्स्ट्रा को इसमें अंदर डाले, ऐसे डालते हैं इसमें अंदर डाले। गन में एक्स्ट्रा डालने से पहले छूकर उसके टेम्परेचर के बारे में पता कर लेना चाहिए। गन सर्दी में जरूरत से ज्यादा ठंडी तथा गर्मी में ज्यादा गर्म होने की संभावना रहती है। इसीलिए सर्दी में गन के बैरल के दोनों अंगुलियों पर सूखे कपड़े के बीच रगड़े तथा गर्मी में छाया में रखे।
वैसे गर्मी में गन को हमेशा छाया में रखने की आदत रखनी चाहिए। हमेशा गर्मियों में गन को छाया में रखना जरूरी होता है। एआई गन के बैरल से स्ट्रप बाहर डालने के बाद खड़ी अवस्था में रखें, जिससे स्ट्रप की लेबोरेटरी सील ऊपर खुली नजर आती हो। इसी सिरे से लगभग 1 सेंटीमीटर नीचे की ओर एयर बबल खिसकाया होता है। वहां पर तेज धारदार कैंची से 90 डिग्री के कोण पर आड़ी काटे। जो 90 डिग्री का कोण होता है वहां पर उसको आड़ी काटे। पॉलीथीन पैकिंग में साफ शीत उसी समय निकल ले तथा चीरा लगे हुए भाग से गन के ऊपर चढ़ाए। शीट को गन पर पहनाने के समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसे चीरा लगे हुए सिरे से ही पकड़कर पहनाए तथा शीट के बाकी ऊपर वाला भाग पर हाथ नहीं लगे। इससे अंदर इन्फेक्शन फैलने की संभावना रहती है। इससे क्या होता है कि अंदर इन्फेक्शन फैलने की संभावना रहती है। जैसे कि ये शीट होती है तो इसको यहां से पकड़ो, यहाँ ना कि यहां से पकड़ो और उसके बाद उसमें गन पहना दो। इस समय यह देख ली कि शीट अच्छी तरह गन के बैरल पर चढ़ गई है तथा स्ट्रा के कटे हुए भाग के संपर्क में है। स्ट्रा का कटा सिरा शीट के ऊपरी सिरे से फिट हो जाना चाहिए ताकि एआई के दौरान सीमन सीधा आगे आए और बाहर नहीं निकले। इस समय प्लास्टिक की ओ रिंग अपनी जगह से लगभग 10 सेंटीमीटर ऊपर उठी होनी चाहिए ताकि शीट को ओ रिंग से होते हुए पहनाना आसान हो सके। शीट को गन पर लॉक करने के लिए रिंग के अंदर से पहनाकर गन के नीचे की ओर खींचे तथा और रिंग के नीचे की ओर खिसका कर रोक ले। इससे शीट लॉक हो जाती है तथा ऊपर नीचे नहीं खिसक पाती। शुरू में गन के जिस प्लंजर के नीचे प्लंजर को खींचकर थोड़ा बाहर निकालना होता है, जैसे कि ये प्लंजर निकाल लिया बाहर, ये गन का ये निकाल लिया, ये रहा प्लंजर। ये स्ट्रा होती है, ये नोजल होता है स्ट्रा का। ये सीमन स्ट्रा ये रहे इसमें अंदर पूरा। ये शीट से ढकी हुई जो बाहरी लेयर होती है वो क्या होती है? शीट है। ये एकदम राइट है, ये भी राइट है, ये गलत तरीके जैसे कि बाहर निकला हुआ सीमन, यानी जिसमें अंदर बाहर निकल गया सीमन, और ये स्ट्रा सीमन होती है ये वाली, और ये गलत तरीका है। ठीक है।